हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आप लोगों के एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यहां तक कि स्पेलिंग एरर्स भी इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस भी उतना ही वेटेज कैरी करते हैं जितना कि आपके कोई ग्रामर का या आपके कोई सिनोनिम या एंटोनिम का या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो हमारे लिए वोकैबुलरी स्ट्रांग करना बहुत जरूरत है। साथ ही साथ जितना स्ट्रांग आपका वोकैबुलरी होता है उतना ही अच्छा आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स होते हैं। ये कॉम्प्रहेंशन स्किल्स ही वो सेक्शन है जहां पे आप सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हो। सबसे अपनी तैयारी के दौरान आपका जो फोकस होता है इस सेक्शन में सबसे लास्ट में जाता है। जब आप ग्रामर भी तैयार कर लेते हो, वोकैबुलरी भी तैयार कर लेते हो और फिर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ से दूर रह जाते हो, तब आपको लगता है कि नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिरकार ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेक्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए मिलके अपना रीडिंग स्किल्स वोकैब के साथ साथ इंप्रूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड, ये आपके कई एग्जामिनेशंस में आ चुका है, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है प्योर एंड अनटच्ड, निर्मल, कोई चीज जो बिल्कुल सुरक्षित है। अनटच्ड मतलब आप समझिए जैसे हम कहते हैं ना कि नदियां, भाई जहां पे इंसान पहुंच जाता है तो वहां गंदगी मचाना शुरू कर देता है ना। लेकिन जहां इंसान नहीं पहुंचा है, जिन जगहों पर इंसान नहीं पहुंचा है, वो जगह अभी भी प्रिस्टीन है, अनटच्ड है, प्योर है ना, अनस्पॉइल्ड हैं, क्योंकि वहां पे कुछ खराब नहीं किया गया है, वहां पे प्रदूषण किसी तरह का नहीं फैलाया गया है, प्योर है ना। एंटोनिम क्या बन जाएगा इसका? एंटोनिम बन जाएगा पोल्यूटेड या डैमेज्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। देखो ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। अब क्योंकि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है ना, तो हम इसका प्रयोग करते हैं विशेषता बताने के लिए। ठीक है, द आइलैंड हैज अ प्रिस्टीन एनवायरमेंट, है ना। द आइलैंड हैज अ प्रिस्टीन एनवायरमेंट यानी कि आइलैंड का जो एनवायरमेंट है, जो इसकी प्रकृति, जो वहाँ पे एक हम कह सकते हैं जो वहाँ पे एनवायरमेंट है वो सब बिल्कुल कैसा है? प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन है मतलब वो डैमेज्ड नहीं है, अभी भी स्पॉइल्ड नहीं है, बिल्कुल प्योर है वो, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोगों ने थम्स अप दिया है, मतलब सब लोगों ने हाँ कहा है। यहां पर सबकी सहमति है। जनरल अग्रीमेंट को, सहमति को ही हम कंसेंसस कहते हैं। अग्रीमेंट, अकॉर्ड, ये वर्ड कई बार एग्जाम में आता है ना। कंसेंसस आपके कई बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, इसी का एंटोनिम बन जाता है ना। तो डिस्कॉर्ड मतलब सहमति नहीं है, डिसएग्रीमेंट, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, अ कंसेंसस। अब ये वर्ड जो है ये एक नाउन की तरह यूज होता है। अब क्योंकि ये एक नाउन की तरह यूज होता है ना, तो हम सेंटेंस में देखेंगे ये कैसे यूज हो रहा है। आपको पता है एंड द ये आर्टिकल्स है, ये किसी भी नाउन के सामने ही आते हैं। रादर अगर ये किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब के सामने आए तो उसे भी नाउन बना देते हैं, है ना। तो हम इसे समझ सकते हैं कि देखो ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है। अ कंसेंसस इज नीडेड बिफोर प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने से पहले सबकी सहमति आवश्यक है। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब क्या है? आई सी एंडिंग वर्ड्स तो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये हम जानते ही हैं, है ना। कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, होलिस्टिक मतलब सभी मुद्दों को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, समग्र, है ना। आप देख सकते हैं अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें अपना इमोशनल वेलबींग भी, इमोशनली भी हमें ठीक रहना है, फिजिकली भी हमें ठीक रहना है, सोशली भी ठीक रहना है, फाइनेंशियली भी हमें ठीक रहना है ना। तभी हमारा, हम कह सकते हैं होलिस्टिक हैप्पीनेस होगा, है ना। मान लीजिए कि पैसा है आपके पास, है ना, फिजिकल हेल्थ है, सोसाइटी है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है ना, डिप्रेशन में है आप, एंग्जाइटी है, पूरी तरीके से आप खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। इनमें से कोई भी एक पहलू अगर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं होलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगा, यानी कि कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स कैसे हो जाएंगे? पार्शियल और लिमिटेड, पार्शियल और लिमिटेड। अ होलिस्टिक अप्रोच, है ना,
तो यहाँ पे अ अप्रोच के लिए आया है। होलिस्टिक इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अप्रोच यानी नजरिया, होलिस्टिक अप्रोच यानी कि सभी चीजों को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो हम नजरिया बनाते हैं। अ होलिस्टिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट, ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन है। द आइलैंड हैज अ डैश एनवायरमेंट दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इस आइलैंड का एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कौन सा शब्द बिल्कुल सही होगा, है ना? प्रिस्टीन, कंसेंसस या होलिस्टिक? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे विच वोकैबुलरी विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, इंडिजिनस। इंडिजिनस OUS एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। OUS एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव टू अ प्लेस, यानी कि स्वदेशी या मूल निवासी, है ना। किसी जगह के मूल निवासियों को हम इंडिजिनस कह सकते हैं, है ना। नेटिव, लोकल, है ना। एंटोनिम क्या बन जाएगा? फॉरेन या फिर एलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है एंड आगे भी आता रहेगा। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। क्या कारण है? कारण ये है कि वो वर्ड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं आपके रियल लाइफ में भी, और इसीलिए एग्जामिनेशंस में भी चेक किया जाता है कि आपको ये हमेशा रेलेवेंट होने वाले वर्ड्स पता है या नहीं, ठीक है। तो ये उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड है। द इंडिजिनस ट्राइब्स आर अपोजिंग द प्रोजेक्ट। तो जो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वो उस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जिसका प्रारूप, है ना। वर्जन जो है वो प्रिलिमिनरी वर्जन है, मतलब फाइनल नहीं है, बन रहा है अभी। अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो उसमें बनाई जाएंगे। आउटलाइन है, ये प्लान है, फाइनल या कंप्लीटेड वर्जन नहीं। A draft master plan was released. A draft master plan was released. ठीक है। अब ड्राफ्ट साउंडिंग और एक वर्ड है जिसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। ड्राफ्ट साउंडिंग और एक वर्ड है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप जानते हैं तो। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कल, ठीक है। आप मुझे आज के लिए बताएंगे, कल तक आपके पास टाइम है। देखते हैं कितने बच्चों को और एक ड्राफ्ट, इनको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड। सेम साउंड, सेम उच्चारण वाले वर्ड्स, लेकिन इनकी मीनिंग, इनके स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग है। तो ड्राफ्ट किसी एक और चीज़ को कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किसे, ठीक है। इनविजन, इनविजन का मतलब क्या होता है? इमेजिन करना, है ना। विजन का मतलब होता है कल्पना, ठीक है। इनविजन का मतलब होता है कल्पना करना। विजन इज अ नाउन, इनविजन इज अ वर्ब, ठीक है। इमेजिन करना, प्लान करना। फोरसी करना, फोरसी करना मतलब पहले ही देख लेना, है ना। इमेजिन करना। एंटोनिम क्या है? इग्नोर करना, ओवरलुक करना, देख के भी अनदेखा करना इज इग्नोर एंड ओवरलुक। द प्लान इन्विजन्स अ टूरिज्म हब। जो प्लान बनाया गया है ये इस जगह को लेके बनाया गया है और एक टूरिज्म हब बनाना चाहता है ये प्लान, है ना। तो आप देख सकते हैं इन्विजन करना मतलब इमेजिन करना। ये इंसान यहाँ पे खड़ा है और ये इमेजिन कर रहा है एक बहुत ही सुंदर जगह, इन्विजन कर रहा है ये एक बहुत ही सुंदर जगह, ठीक है। अब फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है। द प्रोजेक्ट डैश अ मॉडर्न टूरिज्म हब on the island. The project dash a modern tourism hub on the island. Island पर एक modern tourism hub की कल्पना करता है ये प्रोजेक्ट। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा इस ब्लैंक के लिए। अलाइड का मतलब क्या होता है? अलाइड ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, है ना। इसका मतलब होता है संबंधित, रिलेटेड और कनेक्टेड, है ना। रिलेटेड, एसोसिएटेड, कनेक्टेड। एंटोनिम क्या है? अनरिलेटेड और सेपरेट। अनरिलेटेड और सेपरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन अलाइड सेक्टर्स, यानी कि जो भी टूरिज्म हब बनाना चाहता है ये प्रोजेक्ट उस जगह को। अब उस जगह को जब एक टूरिज्म हब बनाना चाहता है तो टूरिज्म से कनेक्टेड जितने भी सेक्टर्स हैं
फूड इंडस्ट्री हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ों का जो वहाँ पे नेचुरल लोकल चीज़ें हैं उनका मार्केट, है ना, तो बहुत सारी जो भी कनेक्टेड चीज़ें हैं उन सभी को बेनिफिट देगा। जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन अलाइड सेक्टर्स, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ टूरिज्म का काम चलेगा, टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म से कनेक्टेड जो सेक्टर्स हैं उनमें भी नौकरियां क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होगा। इनफ्लो का मतलब होता है अराइवल ऑफ पीपल और मनी, आना, है ना, आउटफ्लो जाना, इनफ्लो आना, अराइवल एंट्री, एंटोनिम्स बन जाएंगे आउटफ्लो या एग्जिट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, टूरिस्ट इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड टू राइज, टूरिस्ट अभी भी आते हैं, लेकिन अगर प्लान के तहत इस एरिया को टारगेट करके उस तरह की सुविधाएं बनाई जाएं, फैसिलिटीज दी जाएं कि टूरिज्म को और बढ़ावा मिले, तो और टूरिस्ट्स आएंगे यहाँ पर। टूरिस्ट इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड टू राइज। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, वाइज एंड केयरफुल, विवेकपूर्ण, है ना, जो प्रूडेंट हो, वाइज हो, जो वाइज इंसान होता है वो सोच समझ के काम करता है, वाइज होता है, कॉशियस होता है ना। एंटोनिम देखिए, केयरलेस, रेकलेस, जो केयरलेस होते हैं, जो रेकलेस होते हैं मतलब बिल्कुल किसी चीज़ का ध्यान ना रखना, है ना, तो वो प्रूडेंट के एंटोनिम बन जाएंगे। अ प्रूडेंट अप्रोच इज नीडेड, यानी कि एक समझदारी भरा जो अप्रोच है, जो नज़रिया है, उसकी आवश्यकता है। जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन टूरिज्म एंड डैश सेक्टर्स, टूरिज्म एंड इन्फ्लो सेक्टर्स, टूरिज्म एंड अलाइड सेक्टर्स, टूरिज्म एंड प्रूडेंट सेक्टर्स। चलो फटाफट मुझे कमेंट में आंसर बताओ। चलिए, सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन Serene पाठशाला, we have our application on Google Play Store. The name of our application is Serene पाठशाला, ठीक है। अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको इस ऐप पर मिलने वाले सभी बैचेस पर 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। सो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स कोर्स है आपके पास, और आप अपने एग्ज़ाम की जो टाइमलाइन है, जो डेट शीट है, उसके अकॉर्डिंग आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। 200+ आवर्स का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 200+ आवर्स का आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच पर एनरोल कर लेंगे। एंड IB का SAMTS, है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट, और MTS का जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है Tier 2, उसका इंटरव्यूज़ होने वाला है। पेपर्स अभी आपके चेक हो रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो थोड़ा समय लग रहा है ना, लेकिन पेपर्स अभी आपके चेक हो रहे हैं, फिर उसके बाद में होंगे आपके इंटरव्यूज़ की तैयारी हम अच्छे से करवाते हैं। आप अपने बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जैसे ही आप लोगों का Tier 2 क्वालिफाई हो जाता है फिर आप अपना एनरोल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल, टूरिज्म एंड ट्रेड। हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? द ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। कंसेंसस इज वाइटल, कह रहे हैं कि सबकी सहमति बहुत ज़रूरत है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल है इन लेवरेजिंग द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ निकोबार। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई अगर एक पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम कहते हैं कि उस पहलू का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, मतलब उस स्ट्रैटेजी में वो एक अहम रोल प्ले करेगा, है ना। तो क्या है निकोबार का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, आज के आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स 92,000 करोड़, इसीलिए कह रहे हैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, है ना। सो 92,000 करोड़ का ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसको हम GNI कहेंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान किया गया है सरकार द्वारा। कैसे? बाय बिल्डिंग इट अप एज अ पोर्ट एंड अ टूरिज्म लेड इकोनॉमी। कह रहे हैं कि वो एज अ पोर्ट
एज अ पोर्ट हम उसको बना सकते हैं, है ना, यही है उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। और एज अ टूरिज्म लेड इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो और सशक्त बना सकते हैं। कैसे? टूरिज्म का वहाँ पे बढ़ावा देकर। हैज़ गैदर्ड स्पीड इन द लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट पर काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है। इवन एज कंसर्न्स रिमेन अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन द आइलैंड्स इकोलॉजी, है ना। सो आइलैंड का जो इकोलॉजी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के पर्यावरण पे, वहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, उस पर तो चलो बातचीत हो ही रही है, ठीक है, उसको लेके चिंताएं हैं। कंसर्न्स रिमेन, चिंताएं बनी हुई है कि वहाँ के पर्यावरण पे इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड द राइट्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अधिकारों का क्या, है ना। तो इन बातों को लेके चिंता बनी हुई है। द निकोबारीज एंड द शॉम्पेन, दो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स है, कौन? निकोबारीज एंड शॉम्पेन। The Andaman and Nicobar Islands administration has notified a draft master plan. अब वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान जो है वो नोटिफाई कर दिया है उस प्रोजेक्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो ICTP, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसके अलावा वहाँ पे एक एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स, है ना। ये है ड्राफ्ट मास्टर प्लान में विजन्स, है ना। यहाँ क्या कल्पनाएं की गई हैं, क्या प्लान किया गया वहाँ के लिए कि एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाए, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाए और वहाँ पे पावर प्लांट्स बनाए जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी करना है तो वहाँ पे पावर यानी बिजली की आवश्यकता होगी, तो फिर पावर प्लांट्स भी बनेंगे, ठीक है। Envisions developing the GNI as a seaside destination in a pristine, unspoiled, protected environment। कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ तो बनाना ही है, लेकिन हम प्लान ही क्या कर रहे हैं कि उसको एक सी साइड डेस्टिनेशन की तरह। और कैसा डेस्टिनेशन? प्रदूषित नहीं, यही इसकी खास बात है कि एक सी साइड डेस्टिनेशन बने, एक प्रिस्टीन यानी कि बिल्कुल प्योर, अनस्पॉइल्ड और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। आउटलाइनिंग प्लान्स फॉर बिजनेस, एडवेंचर, बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म, फैमिली एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि जहाँ इंसान पहुँचे वहाँ पे गंदगी ना मचाए, लेकिन फिर भी अगर इंसान समझदार हो, प्लानिंग के साथ काम करे, तो सफाई भी रखी जा सकती है। वहाँ पर प्रशासन को बहुत ही सख्त रूल बनाने पड़ेंगे। आखिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा है और वहाँ पे प्रदूषण भी कम है। पूरी तरीके से तो प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है ना। सो ये सब प्लानिंग हो रही है। आउटलाइनिंग प्लान्स फॉर बिजनेस, एडवेंचर, बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म। बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, बायो इज फॉर लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। कितने अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एंथुजियास्ट्स जो होते हैं वो यही देखने के लिए टूरिज्म करते हैं, है ना। हम घूमने क्यों जाते हैं? हम घूमने जाते हैं चलो यार डेली लाइफ से थोड़ा सा छुटकारा मिले, है ना, रिलैक्स हो हम। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है ना। फैमिली एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, अलॉन्ग विथ एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, ये सब भी ध्यान में रखा जा रहा है। द ड्राफ्ट इज प्लान्ड फॉर अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ओवर 3.36 लाख by 2055, by which time the expected tourist inflow will be 1 million a year। मतलब साल भर में कम से कम मिलियन लोग तो वहाँ पे आएंगे घूमने फिरने। ओवर 70% ऑफ द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट होप्स टू क्रिएट विल बी इन टूरिज्म एंड अलाइड सेक्टर्स। कह रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर ये सब कुछ करेंगे तो वहाँ पे टूरिज्म होगा, तो लगभग 70% जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, 70% डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो क्रिएट होगा टूरिज्म में और अलाइड सेक्टर्स में।
द करंट पॉपुलेशन ऑफ GNI इज अ लिटिल लेस देन 10,000। कह रहे हैं कि वहां पर 10,000 से थोड़े कम ही लोग हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द GNI एडेड बाय द ICTP इज क्रूशियल टू लेवरेज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अब आ रहे हैं कि लेवरेज करना मतलब प्रयोग में लाना, है ना। तो क्या प्रयोग में लाना चाह रहे हैं, वहाँ का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो बढ़ाई जाए, वहाँ पे लोग, वहाँ पे हैबिटेशन और हो। अभी तो 10,000 से कम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और उन्होंने क्या यहाँ पे प्लान किया कि 2055 तक वहाँ पे कम से कम 3.5 लाख लोग वहाँ पे रहने लगे। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ ओवर 3.36 लाख बाई 2055, बाई विच टाइम, और तब तक जो वहाँ पे टूरिस्ट होंगे वो कम से कम मिलियन तो हो ही जाएंगे, है ना। नाउ ऑफ द आइलैंड्स लोकेशन एट द वेस्टर्न एंट्रेंस टू द मलक्का स्ट्रेट। अब इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उसका लोकेशन है। लोकेशन एट द वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ द मलक्का स्ट्रेट। The draft plan has said the port will help India achieve its aims to capture a significant share in global sea trade. ये जो यहाँ पे पोर्ट बनेगा ना, वो इंडिया को कैप्चर करने में मदद करेगा। एम्स टू कैप्चर अ सिग्निफिकेंट शेयर इन ग्लोबल सी ट्रेड। जो ग्लोबल सी ट्रेड है उसका एक बड़ा हिस्सा कैप्चर करने में, एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैप्चर करने में यहाँ का पोर्ट मदद करेगा। बट वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन हैज सॉट पब्लिक सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस, जनता का क्या सुझाव है, क्या उनके ऑब्जेक्शंस है, क्या उनकी आपत्तियां हैं, क्या उनके सुझाव है, सरकार ने कहा है बताओ सब लोग, है ना। सो द गवर्नमेंट हैज सॉट सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस फॉर 30 डेज। उन्होंने बोला है 30 दिन तक, 30 दिन है आपके पास, बताओ किसको क्या सुझाव देना है, किसको क्या आपत्ति है। इट रिमेन्स अनक्लियर टिल व्हेन दिस विंडो विल रिमेन ओपन। अब ये अनक्लियर है, ये अस्पष्ट है कि ये विंडो जो है, ये समय है, समय जो हमें दे रखा है कि 30 दिन तक हम अपनी आपत्तियां या अपने सुझाव दे सकते हैं, तो ये कब तक ओपन रहेगा, है ना। दिस विंडो, टिल व्हेन दिस विंडो विल रिमेन ओपन, गिवन दैट द ड्राफ्ट डज नॉट मेंशन व्हेन इट वाज नोटिफाइड। ठीक है, अब ये क्यों अस्पष्ट है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 30 डेज के लिए बोला तो है, लेकिन वो 30 डेज कब खत्म हो जाएगा हमें नहीं पता है। आप बोल रहे हैं 30 डेज कहा तो है मैम, लेकिन ये ड्राफ्ट नोटिफाई कब हुआ था वो नहीं पता है ना। Given that the draft does not mention when it was notified, अरे 30 डेज तो ठीक है, लेकिन हम कब से गिनना शुरू करें 30 डेज, वो नोटिफाई कब किया है वही नहीं मेंशन्ड है वहां पे। This draft plan follows another draft plan to relocate local Nicobarese communities to make way for the project। वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल निकोबारीज कम्युनिटीज हैं उनको रीलोकेट करेंगे ताकि मेक वे फॉर मतलब रास्ता बनाया जा सके इस प्रोजेक्ट के लिए। The two plans seemingly contradict each other। कह रहे हैं कि ये जो दो प्लान इन्होंने बनाया है ये एक दूसरे के खुद ही विरोध कर रहे हैं। ये दोनों प्लान seemingly contradict each other with regards to where existing population may be relocated। जो existing population है उनको आखिर कहाँ relocate करोगे, which has renewed fears among these groups। और ये जिन लोगों को आप relocate करने की बात कर रहे हैं उनमें डर तो आप, डर का माहौल तो अपने आप बन जाएगा, है ना। तो विच हैज रिन्यूड fears among these groups। These communities have been opposing। अब ये कम्युनिटी सीधी बात है कि वो आपत्ति जताएंगे प्रोजेक्ट के क्लियरेंस पे। सिंस 2022 से ही प्रोजेक्ट के क्लियरेंस पे ये आपत्ति जता रहे हैं। Alleging that their forest rights had not been settled। कह रहे हैं कि हमारे फॉरेस्ट राइट्स ही सेटल नहीं किए हैं अभी। While the National Green Tribunal has set aside concerns about the project's impact on GNI's biodiversity। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इन्होंने कहा है कि जो भी चिंताएं हैं कि प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा GNI की बायोडाइवर्सिटी पे, ये कहते हुए बाय साइटिंग इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं कि भाई वो स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का GNI की बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहकर उन्होंने उनकी चिंताओं को सेट असाइड कर दिया है। मतलब कहा है कि चलो ठीक है, इस बात पे टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अ चैलेंज टू द प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस
रिमेन्स इन द कैलकाटा हाई कोर्ट। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट क्लियर हो गया है, इस बात पर चैलेंज किया गया है कहाँ पर? कैलकाटा हाई कोर्ट में। सम हैव ऑल्सो क्वेश्चन द प्रोजेक्ट्स कमर्शियल एंड नेवल मेरिट्स। मेरिट्स यानी फायदे, कि इसके क्या कमर्शियल फायदे हैं और इसकी नेवल फायदे क्या हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है। कंसिडरिंग दैट द प्रोजेक्ट एम्स टू इरिवर्सिबली ऑल्टर डेमोग्राफी, कह रहे हैं कि ये ध्यान में रखते हुए कि ये प्रोजेक्ट ये कल्पना बना रहा है, ये प्लान बना रहा है कि वहाँ की डेमोग्राफी मतलब वहाँ का पॉपुलेशन किस तरह से, किस प्रकार के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, वही चेंज करने का प्लान कर रहा है। और वो भी इरिवर्सिबली, मतलब ये नहीं कि अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर वापस चेंज हो सके। इरिवर्सिबली मतलब ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। एंड इकोलॉजी ऑफ द GNI द मोस्ट प्रूडेंट पाथ, कह रहे हैं कि हालांकि ये चेंज परमानेंट होगा, है ना, तो इसलिए जो सबसे समझदारी वाला रास्ता होगा, द मोस्ट प्रूडेंट पाथ फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए जो सबसे समझदारी वाला रास्ता है वो ये है, इज टू टेक द टाइम नीडेड टू बिल्ड, समय ले, थोड़ा और समय ले, जल्दबाजी ना करें, ताकि टू बिल्ड अ मोर होलिस्टिक कंसेंसस ओवर इट, इस बात पर एक होलिस्टिक कंसेंसस यानी कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सहमति बन सके। होलिस्टिक कंसेंसस, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सहमति बनाना, टू बिल्ड अ मोर होलिस्टिक कंसेंसस ओवर इट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आपका फेवरेट टोन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या है? क्या कंप्लीटली क्रिटिकल ऑफ द प्रोजेक्ट है, या फुल्ली सपोर्टिव है, या फिर बैलेंस्ड एंड कॉशियस है, या इमोशनल एंड बायस्ड है? देखो, जो भी हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, जैसे कंप्लीटली क्रिटिकल ऑफ द प्रोजेक्ट, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, फुल्ली सपोर्टिव, हाँ नहीं बहुत बढ़िया है, बस ऐसे करना ही चाहिए, नहीं। ये बैलेंस्ड और कॉशियस है। कहाँ से आपको टोन पता चलेगा? देखो, पूरा अगर नहीं भी पढ़ के आया तो भी यहाँ पे देखो, ये लास्ट सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। यूजुअली इनिशियल 1-2 सेंटेंस में या लास्ट 1-2 सेंटेंस में टोन क्लियर हो जाता है ना। द मोस्ट प्रूडेंट पाथ फॉर द गवर्नमेंट, हम बोल रहे हैं कि भाई सरकार के लिए समझदारी वाला बात तो ये है कि वो टाइम ले, है ना, टेक द टाइम नीडेड टू बिल्ड अ मोर होलिस्टिक कंसेंसस ओवर इट। ठीक है, चलिए, सो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो कहा जा रहा है बनने के लिए, है ना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वहाँ के ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना ओनली नहीं, ये ओनली वाले वर्ड्स जहाँ पे आ जाते हैं तो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। टू डेवलप अ पोर्ट एंड टूरिज्म लेड इकोनॉमी, यस, ये है हमारा आंसर। टू रिड्यूस पॉपुलेशन ऑन द आइलैंड, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 10,000 से कम लोग हैं यहाँ पे, 2055 तक हमें यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन यहाँ पे बनाना है और 1 मिलियन टूरिस्ट का इनफ्लो तब तक आ जाएगा। टू कन्वर्ट द आइलैंड इनटू मिलिट्री बेस, नो। ठीक है, नाउ वाई आर इंडिजिनस ट्राइब्स ओपोजिंग द प्रोजेक्ट? वहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइब्स है वो इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? दे वॉन्ट मोर टूरिज्म डेवलपमेंट, दे आर अनअवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट, उनको पता ही नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, जब पता ही नहीं है तो अपोज कैसे कर रहे हैं? देयर फॉरेस्ट राइट्स एंड रीलोकेशन कंसर्न्स आर अनरिजॉल्व्ड, उनके जो फॉरेस्ट राइट्स है और उनका रीलोकेशन के को लेके जो चिंताएं हैं वो अभी भी रिजॉल्व नहीं की गई हैं, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डज द वर्ड प्रिस्टीन मोस्ट क्लियरली मीन इन द पैसेज? What does the word pristine most nearly mean in the passage? Polluted, developed, untouched and pure and dangerous. इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सिर्फ ऑप्शन मत लिखना ABCD, आंसर लिखना अपना। ठीक है, ऑप्शन ए, मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आंसर ऑप्शन ए है तो आप लिखना ए, पोल्यूटेड। ठीक है, कमेंट करिए अपने आंसर्स। जब आप कमेंट करते हैं ना, जब आप लिखते हैं, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कमेंटिंग बट व्हेन यू टेक एफर्ट्स टू राइट, वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं, है ना। नहीं तो बस देखा वीडियो, सुना, फिर हवाई में थोड़े टाइम के बाद उड़ जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और एफर्ट दे के लिखते हो, लिखते वक्त जितना समय आप बिताते हो क्वेश्चन पर और अपने आंसर लिखने पे, तो वो चीज़ें आपको और लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस। द गवर्नमेंट हैव प्लान्ड, नो, the government has planned a mega project. The government planning
V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नहीं लिखेंगे। द गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट अगर आपने लिखा तो यहाँ पे सिंगुलर लिखना है, प्लान्स अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज अगेन ऑप्शन बी, राइट। अब देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू में यूजुअली आपके पर्सनल प्रोफाइल के अलावा बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पर आपको चीज़ों का करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस रखना ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ पे अक्सर कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पर आपसे सवाल पूछ लेते हैं ताकि आपका नज़रिया उनको पता चल सके। नज़रिया कैसा होना चाहिए, कभी भी बायस्ड नहीं, एक बैलेंस्ड और प्रूडेंट अप्रोच होना चाहिए। आपको प्लस भी पता होना चाहिए, माइनस भी पता होना चाहिए, आपको प्रोज भी पता होना चाहिए, कॉन्स भी पता होना चाहिए। जब आप ऐसा इंटरव्यू में अप्रोच प्रेजेंट करते हैं, ओपिनियन अपना ऐसा प्रेजेंट करते हैं, तो पता चलता है कि ठीक है, आप बायस्ड नहीं हैं और आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल रेड हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आप हमेशा थॉट दें, कुछ अपना ओपिनियन बनाएं, कमेंट करें। डिस्कशन पॉइंट आपके लिए आज के लिए, शुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू दैट, शुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडिजिनस राइट्स इन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स। अगर कोई प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक है यानी कि देश के लिए ज़रूरी है, तो क्या वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रधानता देना चाहिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंडिजिनस राइट्स को पीछे रख देना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छे से डेवलप करने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ें और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं और लिखें ज़रूर। इससे आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।